जहां एक तरफ मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स के संग भी उनका इतना अच्छा तालमेल है, ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये लोग उनको तमाम तरीके से गाली देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई उनको मौत का सौदागर बुलाता है, कोई। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि राजनीति सिद्धांतों की जगह व्यक्तिगत बातों पर ले जाने का प्रयास हुआ है। और राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं नहीं मानता वो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पुष्ट करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्तर विहीन राजनीति एक दीमक के समान होती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खा जाती है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की राजनीति को जो बल देते हैं, ऐसे लोगों ने जनता ने दंड देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण हो तो वो उसकी व्यक्तिगत बात नहीं बनती है, सार्वजनिक होती है। उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना वो विपक्ष का जिम्मेदारी भी है, परंतु चूंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलता है, इसलिए स्तर बगैर की बातों को करना, गलत शब्द प्रयोग करना, जो भी आप बता रहे थे, और वहां तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोल देना, ये हमारी देश की लोकतांत्रिक राजनीति को पुष्ट नहीं करेगा। और मैं देश की जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए चुनाव के माध्यम से। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वहां पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी दृष्टिकोण से, अपने अपने सिद्धांतों की तहत देश के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने से के लिए इससे बड़ा कोई मंच है नहीं। आप पहले दिन से ही पार्लियामेंट को बिखेर देने का प्रयास करोगे और वंदे मातरम होगा तब तक बिखेरते रहोगे, और फिर कहोगे कि हमें बोलने नहीं देते हैं। बोलने का समय स्पीकर साहब देंगे तो आप वॉकआउट कर जाओगे। बोलने का समय देंगे तो आप राजकीय तंज लगाने में समय जाया कर दोगे, मुद्दों पर बात नहीं करोगे, पार्लियामेंट चलाने के नियमों को नहीं मानोगे, और फिर कहोगे कि हमें बोलने नहीं देते। तो पार्लियामेंट फ्रीस्टाइल तरीके से नहीं चल सकती। पार्लियामेंट चलाने के नियम बने हैं और उनके परनाना और दादी के समय से बने हुए हैं, राहुल जी के। उस नियमों से ही पार्लियामेंट चल सकती है। और आदर्श सांसद वो ही होता है कि वो जो नियमों के फ्रेमवर्क में अपनी बात को सटीक तरीके से रख पाए। खैर, मेरी ये सब बातों का असर नहीं होने वाला है, मगर मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को पुष्ट करने के लिए हमेशा आग्रह रखा है कि संसदीय शुचिता और पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन, ये दोनों का पालन किया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने कभी न कभी सिर नीर करना पड़ेगा कि राजनीतिक आक्षेपबाजी में ही संसद का समय जाना चाहिए, या कुछ फ्रूटफुल चर्चा होकर जनता के लिए अच्छे फैसले लेने चाहिए, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे देश को समृद्ध करने का हो, चाहे रोजगारी के लिए हो, चाहे देश की औद्योगिक नीति के लिए हो, चाहे देश की कोऑपरेटिव नीति के लिए हो, चाहे करोड़ों गरीबों के कल्याण के लिए नीतियां बनानी हो। इस पर चर्चा करनी चाहिए या राजनीतिक आक्षेपबाजी करनी चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, हम भी ऑपोजिशन में से 10 साल थे, पहले 1-2 दिन विरोध करते थे मुद्दों को उजागर करने के लिए, फिर चर्चा करते थे, और अगर फिर भी चर्चा के बाद सरकार नहीं मानती थी तो हम कोर्ट में जाते थे।
कि भ्रष्टाचार है, इसका जांच किया जाए। और कोर्ट ने कई जगह हमारी मांग पर जांच अपॉइंट की थी, जिसकी हाय तौबा वो आज भी कर रहे हैं, मगर ये कहीं नहीं जाते। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर डिबेट करना ही नहीं चाहते, वो रोड पर ही करना चाहते हैं। और मुझे लगता है इसीलिए जनता ने शायद उनको रोड पर ही रखा है। अमित जी, वैसे तो आपके 11 साल की सरकार में बहुत अचीवमेंट्स हैं, पर मैं कुछ चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत समय लग जाएगा, सब पे बात करेंगे। धारा 370 को ख़त्म करना, इसके पीछे कुछ बताएं, कैसे ये हुआ, कैसे संभव हुआ, मोदी जी का क्या रोल था? आप देखिए भाई, कैसे हुआ तो पूरी दुनिया जानती है। क्यों किया का जवाब ये है कि हमारी पार्टी तो जब से धारा 370 बनी तब से विरोध कर रहे हैं जी। भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन ही धारा 370 समाप्त करने के लिए, मगर आज तक न भाजपा के साथ पर्याप्त बहुमत था, न दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्णय हुआ था। मोदी जी जब दूसरी बार 2/3 बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने, तब पहले ही सत्र में धारा 370 को समाप्त कर दिया। और मैं मानता हूं मोदी सरकार के 11 साल में देश को सुरक्षित करने के लिए, आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए और दुनिया भर में कश्मीर हमारा है ये संदेश भेजने के लिए नरेंद्र मोदी जी का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। और कई सदियों तक देश की जनता इसको याद करेगी। और भी तमाम रिफॉर्म्स हुए हैं, मगर थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए हैं मोदी जी के अंडर। अभी हाल फिलहाल में जीएसटी का रैशनलाइजेशन हुआ है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इनकम टैक्स को रेट्स को में कमी आई है, पिछले बजट में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट किया। तो इन रिफॉर्म्स के पीछे क्या विजन था, क्या थिंकिंग थी मोदी जी की? देखिए, आप जीएसटी के अभी हुए सुधार के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। जीएसटी की चर्चा कांग्रेस की सरकार थी तब से होती थी। श्री चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तब भी हुई, श्री प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तब भी हुई। कई बार कांग्रेस से गुमराह कर रही है कि ये तो हमारा आइडिया है। ठीक है भाई, आपका आइडिया है तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? राज्य विरोध करते थे। राज्य विरोध किस चीज का करते थे? राज्य विरोध जिस चीज का करते थे वो चीज देश की जनता को समझनी चाहिए। सभी को मालूम था कि जीएसटी आने से राज्यों के रिसोर्सेस में एक प्रकार का रिजार्व होगा, कमी आएगी। वो कमी की भरपाई के लिए उस वक्त राज्य केंद्र से गारंटी मांगते थे, जो कांग्रेस ने नहीं दी, राज्यों ने सहमति नहीं दी और जीएसटी के रिफॉर्म नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ये गारंटी दे दी। राज्यों की ग्रोथ रेट से लगभग डबल ग्रोथ रेट टैक्स की होगी, इस प्रकार का संवैधानिक वादा किया और पूरा भी किया। सभी राज्यों को इस नवंबर तक पैसा जाएगा जी। तो राज्यों की सहमति इसलिए बनी क्योंकि केंद्र सरकार ने एक वादा किया और वो वादा पूरा भी किया। और जीएसटी के कारण 16 प्रकार के बिक्री से जुड़े सभी करों का, ऑक्ट्रॉय से लेकर बाकी सारी चीजों पे, एक्साइज, सेल्स टैक्स, कई छोटे मोटे मनोरंजन कर था, ये सभी का एकीकृत खाका बना। पूरे देश भर की एक इलेक्ट्रॉनिक बिक्री कर प्रणाली बनी, ई-वे बिल बने। और जीएसटी के इतने सालों की यात्रा में 200 से ज्यादा छोटे मोटे बदलाव कर कर उसको लोकाभिमुख भी बनाया और टीथिंग प्रॉब्लम समाप्त भी की। ये करते 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 देश की इनकम भी बढ़ी,
80,000 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक। अब राज्यों का भरोसा बढ़ा, जनता का भरोसा बढ़ा, व्यापारियों का भरोसा बढ़ा, तब चूंकि इनकम बढ़ चुकी है, टैक्स के अंदर 395 से ज़्यादा चीज़ों पर टैक्स कम किया गया। ढेर सारी चीज़ जो रोजमर्रा के उपयोग की है, इसमें 0% किया या 5% किया। कुछ सेक्टर विशेष को, जिससे देश की निकास को, एक्सपोर्ट को फायदा हो सकता है, उसमें भी एक वैज्ञानिक जीएसटी का दर रखकर निकास को ही प्रोत्साहन दिया। जो रोजगारी से जुड़े हुए क्षेत्र थे, किसानों से जुड़े हुए क्षेत्र थे, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए क्षेत्र थे, वो सभी को टैक्स में कटौती कर दी। और इससे खाने पीने की चीज़ें, रोजमर्रा के जीवन उपयोग की दवाइयाँ, किसानों के उपयोग की चीज़ें, महिलाओं के उपयोग की चीज़ें, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए इंश्योरेंस, अब व्हीकल एक प्रकार से रिक्वायरमेंट बन चुका है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो सभी में टैक्स की कटौती हुई। ढेर सारी चीजों में इस जीएसटी रिफॉर्म से फायदा होने वाला है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा कदम है और इससे जनता का भरोसा बढ़ा है कि अगर हम टैक्स भरकर सरकार की नेट को बड़ा करते हैं तो सरकार टैक्स की कटौती कर फायदा जनता को ही पहुंचाएगी। और ये भरोसा आज़ादी से अब तक अदृश्य था। पहली बार वो दिखाई पड़ता है कि कोई भी सरकार अपने बढ़े हुए टैक्स को ये कहकर प्रोत्साहित करेगी कि भाई आप टैक्स भर रहे हो तो अब हम टैक्स कम करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के नेट में भी आएंगे। मुझे विश्वास है इनकम भी कम नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बाजार में एक प्रकार से तेजी भी आएगी और लोगों को सस्ता भी मिलेगा और यहाँ उत्पादन की गतिविधियाँ भी बढ़ेगी और देश की निकास भी बढ़ेगी। एक तो मल्टी डायमेंशनल, मतलब हर सेक्टर को बेनिफिट देने वाला ये सुधार जो किया है, ये अब तक का बहुत बड़ा सुधार माना जाएगा।